स्टडी संसद के पहले भाग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोग संसद के पहले भाग में पढ़ चुके थे आर्टिकल 99 देख लिया था हम लोगों ने ना, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ कौन दिलाता है। तो मैंने कहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई व्यक्ति, और वह नियुक्त किया हुआ व्यक्ति का नाम था प्रोटम स्पीकर। ये बताया था मैंने आपको। मैंने आपसे ये भी कहा था, याद रखिएगा, प्रोटम स्पीकर का वर्णन किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया। हाँ, जो ये बात कन्वेंशन के तहत है वो ये कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, सीनियर मोस्ट मेंबर का मतलब मैं उम्र की बात नहीं कर रहा, सीनियर मोस्ट मेंबर का मतलब वो जितनी बार एमपी बनकर चुनकर आया हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत, उस सीनियर मोस्ट मेंबर को जो नई लोकसभा चुनकर आएगी उसके सीनियर मोस्ट मेंबर को बना दिया जाएगा प्रोटम स्पीकर। क्यों बनाया जाएगा? ताकि वह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको शपथ दिला सके। इसलिए राष्ट्रपति प्रोटम स्पीकर को नियुक्त करता है शपथ दिलाने के लिए। प्रोटम स्पीकर शपथ दिलाता है सबको, और उसके बाद जैसे ही पहली लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ कंप्लीट होती है, स्पीकर चुन लिया जाता है। उसके बाद जो ये प्रोटम स्पीकर है इसका पद अपने आप सीज मतलब खत्म हो जाता। ठीक। अच्छा, प्रोटम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट प्रोटम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। प्रेसिडेंट प्रोटम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं और प्रोटम स्पीकर बाकी सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये हमने बात करी थी। हमने कल आर्टिकल 100 की बात करी थी। अनुच्छेद 100 कहता है गणपूर्ति अथवा कोरम की बात। मैंने आपको बताया था कोरम क्या होती है, 1/10 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 1/10 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब कि अगर लोकसभा की गणपूर्ति पूछी जाए तो आप कहेंगे कि जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 545 जो टोटल स्ट्रेंथ है मान लीजिए करंट में, उसका 1/10 लोग जब तक मीटिंग में उपस्थित नहीं होंगे, 1/10 का मतलब कितना हो गया? 54.5 मतलब 55 मान लीजिए। अगर 54 लोग या 55 लोग अवेलेबल नहीं हैं तो वह मीटिंग स्पीकर कंडक्ट नहीं करा सकता, उस मीटिंग की शुरुआत नहीं करा पाएगा, क्योंकि लोकसभा में मीटिंग चलाने के लिए 54 लोगों का उपस्थित होना इंक्लूडिंग स्पीकर के साथ उपस्थित होना यह आवश्यक है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इसके साथ मैंने आपको बताया था प्रिविलेजेस के अंतर्गत मैंने कहा था कि प्रिविलेजेस क्या मिली, क्या विशेषाधिकार मिले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि एक एमपी को विशेषाधिकार क्या मिले हैं कि सत्र शुरू होने के 40 डेज़ पहले और सत्र खत्म होने के 40 डेज़ बाद तक कोई भी कोर्ट अथवा पुलिस समन नहीं इशू कर सकती, इसको यह विशेषाधिकार दिया गया। साथ में याद रखिए, यह विशेषाधिकार सिर्फ सिविल केसेस के केस में काम करता है, क्रिमिनल केसेस में काम नहीं करता। ठीक है, जो फौजदारी मामले हैं उनमें यह विशेषाधिकार काम नहीं करेगा। जो सिविल मामले हैं उनमें यह ये जो विशेषाधिकार है यह काम करेगा कि सत्र शुरू होने के 40 डेज़ पहले और सत्र खत्म होने के 40 डेज़ बाद तक उस व्यक्ति 40 डेज़ तक, सत्र खत्म होने के 40 डेज़ तक मतलब उसके बाद 40 डेज़ बाद तक उस व्यक्ति को कोई भी कोर्ट समन इशू नहीं कर सकती। उसके पास, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास विशेषाधिकार है। ये हमने बात कर ली थी। हमने आपको वैकेंट भी बता दिया था, अगर सीट खाली होती है, कैसे खाली होती है, मर जाएं या फिर इस्तीफ़ा दे दें या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएं, या फिर मैंने बोला था अगर कोई मेंबर 60 डेज़ के लिए अनुपस्थित हो जाता है मीटिंग से तो उसके पद को खाली माना जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे विधेयकों की कि पार्लियामेंट में कौन कौन से विधेयक, अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो याद रखिए कि विधेयक तो ऐसे देखा जाए तो 5 तरह के विधेयक हैं, लेकिन जो टॉपिक के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो हैं धन विधेयक मतलब मनी बिल, ऑर्डनरी विधेयक मतलब साधारण विधेयक, और एक है संविधान संशोधन विधेयक। याद रखना है आपको कि ये साधारण विधेयक जो होता है जिसे हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, यह लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है तथा राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसका मतलब है कि यह बिल कहीं से भी शुरू हो सकता है, चाहे तो लोकसभा इसको लेकर आ जाए, चाहे तो राज्यसभा इसको लेकर आ जाए, लेकिन यह विधेयक साधारण होना चाहिए, बस ये शर्त है। तो वह साधारण विधेयक चाहे तो लोकसभा से स्टार्ट हो जाए, चाहे तो राज्यसभा से स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको याद रखना है कि किसी भी हाउस से स्टार्ट हो, इसे रोकने के जो फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ ऑर्डनरी बिल तो राज्यसभा के पास पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करके बता रहा हूँ, तो राज्यसभा के पास 3 कंडीशन होंगी। क्या? पहली, या तो वो उसको साइन करके आगे प्रेसिडेंट को पास कर दे। दूसरी, या तो उसमें कुछ अमेंडमेंट सुधार करे और लोकसभा के पास वापस भेज दे कि भैया देखो ये सुधार कर दो, इसके बाद हम इस बिल को अपने एसेंट मतलब हम इसको पास कर देंगे। और तीसरी हो सकता है कि उसको हॉल्ट कर ले, रोक ले। तो राज्यसभा उस पर अगर सुधार करती है और वो लोकसभा के पास बिल वापस भेजती है तो लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वह उस राज्यसभा के संशोधन को माने या फिर ना माने। अगर मान लिया तो राज्यसभा खुश, और अगर लोकसभा ने वह संशोधन नहीं माने तो राज्यसभा मतलब दुखी है क्योंकि उसके संशोधन नहीं माने आपने उसके साधारण विधेयक में, तो राज्यसभा उस बिल को 6 माह तक रोकने की हिम्मत रखता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया इसलिए राज्यसभा बोला, हो सकता है उसे कहा राज्यसभा इंट्रोड्यूस करके आती है और लोकसभा के पास जाता वो बिल। तो उन दशाओं में
कि जब ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक में किसी संशोधन को कोई एक अन्य सदन नहीं मान रहा है, उन दशाओं में अगले सदन को उस बिल को 6 माह तक रोकने की शक्ति मिली हुई है कि वह उस साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक, अगर ये 6 माह तक रोक लेगा, उन दशाओं में जब साधारण विधेयक को किसी एक सदन के द्वारा 6 माह तक रोक लिया जाता है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। तो देखिए, साधारण बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग को कॉल किया जाएगा, और क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह संयुक्त बैठक को कॉल कर सकता है। कब कॉल करेगा? जब इन दोनों H1 सदन 1 और सदन 2 के बीच क्या हो गया है? डेडलॉक क्रिएट हो गया है, क्योंकि किसी एक बिल को लेकर ये लोग आगे बात बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के लिए लिखा है। 108 के अंतर्गत क्या ला सकता है? संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। इस ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन बनेगा? इस ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष स्पीकर, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अवेलेबल नहीं है, बीमार है, या कोई और समस्या है, या फिर एब्सेंट है, या फिर उसकी सीट में कुछ दिक्कत हो गई है, उस वक्त में डिप्टी स्पीकर उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी एट द सेम टाइम नहीं है तो उस वक्त डिप्टी चेयरमैन उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा। याद रखिएगा, चेयरमैन ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, क्योंकि चेयरमैन जो राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति होता है, या राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह ज्वाइंट सिटिंग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये आपको याद रखना है। कौन करेगा ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता? स्पीकर करेगा, लोकसभा का स्पीकर, अथवा डेप्यूटी स्पीकर, अथवा डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, उपसभापति करेगा। सभापति ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करता। अनुच्छेद आपको पता लग गया, ज्वाइंट सिटिंग का अनुच्छेद कौन सा? 108। ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किन दशाओं में? जब साधारण विधेयक को कोई एक अन्य सदन 6 माह के लिए रोक लेगा, उन दशाओं में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह एक संयुक्त बैठक को कॉल कर दे। ठीक है, ठीक। ये अगला है धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है? देखिए, 2 विधेयक होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल बिल, एक होता है मनी बिल। इसको कह दिए वित्तीय विधेयक है, फाइनेंशियल बिल है, और इसके अंदर वाला ये धन मनी बिल है। इसका मतलब अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, अगर आपको रीजनिंग आती है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि ऑल दी मनी बिल, ये जो गोला छोटा वाला ना, ऑल दी मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल दी फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि जितने भी धन विधेयक हैं वो सभी के सभी वित्त विधेयक तो होंगे, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे यह नहीं कहा जा सकता। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, धन विधेयक क्या चीज़ होती है? धन विधेयक के अंतर्गत संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो ये धन विधेयक के बारे में आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस लाया जा सकता है, राज्यसभा धन विधेयक को नहीं ला सकती। पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे इसका मतलब राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है क्या? है, क्या पावर है? अगर लोकसभा धन विधेयक को लेकर आती है, वो भी कब लेकर आती है? आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब राष्ट्रपति रिकमेंड कर देते हैं, उसके उपरांत ही लोकसभा धन विधेयक को लेकर आती है। राज्यसभा के पास इतनी शक्ति है कि राज्यसभा उस धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, बस, मतलब विरोध प्रकट करने के लिए। अगर 14 दिन के उपरांत राज्यसभा उस बिल को, मतलब 14 डेज तक अगर उसने बिल को रोक दिया, तो 14 डेज के उपरांत वह बिल राज्यसभा से पास माना जाएगा, और वह बिल किसके पास पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति उस बिल पर क्या करेगा? यह राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, तो मैं आपको बताता हूँ। साधारण विधेयक के केस में जब यह बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति या तो उस पर अपना विधेयक मतलब अपने साइन एसेंट दे देता है, या फिर राष्ट्रपति उस बिल पर सस्पेंस दिखा कि मुझे सस्पेंस इस बिल पर, इसके इस क्लॉज पर, इसके इस प्रोविज़न पे मुझे दिक्कत है, तो वह राष्ट्रपति उस साधारण विधेयक को वापस संसद के पास भेज सकता है। लेकिन अगर संसद राष्ट्रपति के द्वारा एक बार भेजे गए साधारण विधेयक को पुनः पास कर देती है, तो अब की बार जब राष्ट्रपति के पास वह विधेयक जाएगा, तो राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे। यह मैंडेट है, यह आवश्यक है, ये होगा ही होगा, अनिवार्य है, शर्त ये। धन विधेयक के केस में मैंने आपको बताया, लोकसभा सिर्फ इंट्रोड्यूस लोकसभा करेगी आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर यह बिल राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा इस धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन तक अगर रोका भी, तो 15वें दिन यह बिल राज्यसभा से पास होते हुए अपने आप पास माना जाएगा, ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति इसके ऊपर अपना सस्पेंसिव वीटो नहीं दे सकता। उसका कारण सस्पेंस क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे बोला, धन विधेयक राष्ट्रपति की सलाह के बाद आता है।
ठीक है, जब राष्ट्रपति ने ही सलाह दी है, ऑथेंटिकेट राष्ट्रपति सलाह रिकमेंड कर रहा है, तो राष्ट्रपति की सलाह के बाद स्पीकर उसको सर्टिफाई करता है, मतलब स्पीकर के सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं धन विधेयक में। सर्टिफाई करता है स्पीकर यह है कि ये जो विधेयक जो राष्ट्रपति ने रिकमेंड किया है यह धन विधेयक है, ऐसा सर्टिफिकेशन स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर धन विधेयक के साथ लगाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धन विधेयक को सर्टिफिकेशन कौन देता है, तो स्पीकर सर्टिफिकेशन देता है। धन विधेयक का रिकमेंडेशन कौन करता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति रिकमेंडेशन करती है धन विधेयक की, तब लोकसभा उस धन विधेयक को इंट्रोड्यूस करता है। फाइनली राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, चाहे तो वो ना करे, वो चाहे तो किसी वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब क्यों नहीं कर सकता, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राष्ट्रपति ही उस बिल को लाने के लिए कहता है, तो राष्ट्रपति उसके ऊपर सस्पेंस क्यों दिखाएगा। ठीक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अच्छा, एक ही चीज़ याद रखिए, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, सख्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। अगर मनी बिल के केस में सख्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जाएगी, तो मैंने आपको बताया 14 डेज के बाद बिल तो खुद ही पास हो जाएगा राज्यसभा से, तो कैसे बुलाओगे। अगला है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउस सेपरेटली। यह राज्यसभा अथवा लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में ले आओ चाहे तो राज्यसभा में ले आओ। इस पर ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है, इस पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। और यह जो संविधान संशोधन का विधेयक है, इसको मतलब जो बिल है, विधेयक है, इसको पास करने के लिए रिक्वायर्ड जो मेजोरिटी है, बहुमत है, वो है 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, यह है बहुमत की रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। याद रखिएगा, संविधान संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे। यह संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन के द्वारा मैंडेट कर दिया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, संविधान संशोधन हो गया। चलें आगे चला जाए। तो हम लोगों ने संविधान संशोधन विधेयक देख लिया, हम लोगों ने धन विधेयक देख लिया। अच्छा, आर्टिकल देख लीजिए। धन विधेयक का आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 110। और संविधान संशोधन विधेयक क्या है, आर्टिकल 368। कौन सा भाग है, याद रखिए, आर्टिकल 368 बोल दूं या फिर पार्ट 20 बोल दूं, ये दोनों ही सही हैं। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा। ठीक, ज्वाइंट सिटिंग की भी बात हम लोगों ने कर ली कि ज्वाइंट सिटिंग होती है, एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, इसकी भी बात हम लोगों ने कर ली। अब क्या हम देखने वाले हैं, देखिए अब हम क्या देखें, समझते हैं। देखिए, ये दो बातें तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर ली। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंतर्गत अब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो बजट की बातें की गई हैं, तो संविधान में किसी भी स्थान पर बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया। तो आपको कि क्या लिखा है, तो याद रखिए, जो लिखा है वो लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब आप लोग घर पे आर्टिकल 112 देखिएगा। क्या आर्टिकल 112 क्या बजट की बातें करता है क्या वहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 112 आर्टिकल जरूर देखिए ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। अच्छा, मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण, जैसे मैंने प्रिविलेज बता दी, मैंने राज्यसभा की स्पेशल पावर बता दी, कर ली, उसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दिया। अच्छा, याद रखिए कि स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है, स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है, डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है। ठीक है, रेजिग्नेशन देगा। साथ में याद रखिए, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद वैकेंट खाली हो जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अगर स्पीकर अध्यक्ष अपने पद पर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर के रूप में पद को शोभित करेगा। डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है उसी टाइम पर, तो जो एक पैनल बना हुआ है उस पैनल से एक मेंबर लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद वैकेंट है, का मतलब ये भी मर गए, खत्म हो गया, खाली हो गया पद, ये भी मर गए, पद खाली हो गया, उन दशाओं में कौन लोकसभा के स्पीकर का पद पे बैठेगा, यह डिसाइड राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यह डिसाइड राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछेगा तो आप फंस जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, साथ में याद रखिए कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर के सबऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के सबऑर्डिनेट तो बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा के लिए मैं बता चुका हूँ, राज्यसभा एक कंटिन्यूस चैम्बर है, एक परमानेंट चैम्बर है, जबकि लोकसभा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब जनरल सामान्यतः 5 साल तक एक इसका कार्यकाल होता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ।
इसके अतिरिक्त क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो मैं इसको देख ले रहा हूँ कि क्या क्या, कुछ और तो बचा नहीं। देखिए याद रखिएगा, एक होता है ज़ीरो आर और एक होता है क्वेश्चन आर। इन प्रश्नकाल और शून्यकाल, इनको याद रखिए। याद रखिए कि शून्यकाल है, जो प्रश्नकाल क्या होता है, देखिए जब शुरुआत होती है सत्र की तो 11 बजे से शुरुआत होती है। तो 11 से 12 जो 11 बजे से शुरुआत होगी, इसके बाद का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। 11 से 12 बजे तक प्रश्न पूछे जाएंगे और मंत्रियों के द्वारा उनके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, तो 11 से 12 तक प्रश्नकाल रखा जाता है, जिसमें कि प्रश्न पूछे जाते हैं और जो मंत्रीगण होते हैं वो आंसर देते हैं। याद रखिए इन प्रश्नों के भी प्रकार हैं, एक है स्टार्ड क्वेश्चन, एक है अनस्टार्ड क्वेश्चन, एक है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ड का मतलब जिनमें स्टार चिन्ह लगा होगा, अनस्टार्ड का मतलब जिनमें स्टार चिन्ह नहीं लगा होगा, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का मतलब है जो कि शॉर्ट नोटिस पे दिए जाएंगे। स्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कहा जाता है कि इनमें एस्ट्रिक साइन लगा रहता है और इनका आंसर ओरली एक मंत्री, अगर स्टार क्वेश्चन है तो उसका आंसर मंत्री ओरली मुंह से बोल कर देगा। तो आप खुद बताइए, मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ और अगर आप लाइव होते तो आप मुझसे अपने मुंह से, आप भी आपकी आवाज़ मुझे आ रही होती तो आप भी मुझे मुंह से बोलते कि सर हमको ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, ये तो बोलते। तो इसका मतलब है कि जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं इनके लिए कहा जाएगा कि इनमें एस्ट्रिक साइन लगा रहेगा और इनका आंसर ओरली दिया जाता है मंत्री के द्वारा। अगर मैं ओरल बोल रहा हूँ इसका मतलब मेरे सामने से सप्लीमेंट्री पूरा क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए स्टार्ट क्वेश्चंस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार सामने वाले को है, क्योंकि आंसर और क्वेश्चन ओरली चल रहे हैं। ठीक, इसके अलावा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसमें एस्ट्रिक साइन नहीं लगा होगा और इसमें क्या होगा कि इस क्वेश्चन पे जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होगा इसका आंसर रिटन के फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि आंसर रिटन के फॉर्म में लिखा जाएगा इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसके लिए क्या कहा जाएगा कि ये एक ऐसे मैटर पर ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे मुद्दे पर 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो गई प्रश्नकाल की बात। शून्यकाल कब से होता है, तो याद रखिए प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल रहता है और यह जब तक कि उस दिन का एजेंडा घोषित ना हो जाए तब तक यह शून्यकाल चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल 11 बजे प्रश्नकाल खत्म हुआ और 11 से हो सकता डिसाइड किया गया कि जो एजेंडा है आज का वो 3 बजे तक चलेगा, तो 11 से 3 तक शून्यकाल चला जाएगा। ठीक है, ठीक, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद, मैं तो ये एग्जाम्पल बता रहा था, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल की शुरुआत होती है जब तक कि उस हाउस का एजेंडा ना आ जाए, उस हाउस का एजेंडा क्रिएट ना कर दिया जाए, एक्सेप्ट ना कर लिया जाए। ठीक है, तो ज़ीरो आर का मतलब क्या होता है, ज़ीरो आर का मतलब होता है कि यह मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में और ये भारतीयों का इन्वेंशन है, भारतीयों ने इसको खोजा है ज़ीरो आर को। तो मैंने ज़ीरो आर के बारे में आपको पूरा बता दिया कि ज़ीरो आर क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य जितने थे पार्लियामेंट से संबंधित जो मुझे लगते हैं कि आते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने आपको नहीं बताई, अभी तक नहीं बताई। कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने आपको ये बार नहीं बताया, बताऊंगा। जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ उनको मैं बताऊंगा, कवर करते हुए जाऊँगा। बाकी मैंने पार्लियामेंट में जितना महत्वपूर्ण तथ्य था वो मैंने सब आपको बता दिया। महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूँ एकदम, जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, आने की संभावना है। इसी प्रकार पढ़ते रहिए। 5वां वीडियो ये आज हमारा लेक्चर 5। कल मैं संसदीय समितियां और प्रस्तावना खत्म कर दूंगा, कल मैं संसदीय समितियां और प्रस्तावना को निपटा दूंगा। 6वां लेक्चर हो जाएगा। 7वें लेक्चर में हम संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर देंगे। 8वें लेक्चर में हम गैर संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर देंगे। 9वें लेक्चर तक आते आते हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पुट करेंगे और उन क्वेश्चन के, अच्छा फंडामेंटल राइट बचा हुआ है, अभी फंडामेंटल ड्यूटी है, ओके। तो कल की क्लास हम 1 घंटे की रखेंगे ताकि हम कल प्रस्तावना और प्रस्तावना के साथ में फंडामेंटल राइट में साथ में ख़त्म कराऊंगा। ठीक, तो आज हमारा लेक्चर था जो कि आज ख़त्म हो गया यहीं पर। इस डायग्राम को देख लीजिए, कुछ इस पर सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, ताकि आपके आने वाला पेपर में जो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ दूसरा देख लीजिए। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए। मैं नोट्स नहीं देता, उसका कारण सीधा सा है, लिखने की आदत डालिए, लिखेंगे जल्दी याद होगा। नोट्स देता रहूँगा तो आपको लिखने की आदत भूल जाएगी। इस कारण से मैं थोड़ा सा अलग चलता हूँ लोगों से कि नोट्स नहीं देने हैं, अपने खुद की मेहनत करिए। मैं तो बोल रहा हूँ, आप पूरा लिखिए उसको बैठ के। ठीक, कोई समस्या है तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे चुका हूँ। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लिए, जय हो स्टडी की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि अच्छी टेस्ट सीरीज़ लिए बच्चे दे रहे हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं,
टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जैसे करंट अफेयर की PDF मैंने अभी तक दी नहीं है, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको करंट अफेयर की PDF वहाँ पे प्रोवाइड, संडे को, कल मैं छुट्टी पे रहूँगा तब मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में समस्या बता सकते हैं। नोट्स मैं जनरली नहीं देता क्योंकि मुझे लगता है कि खुद से आप सुनते सुनते लिखने की कोशिश करो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। BO और RO के लिए हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, 50 डेज़ की स्ट्रेटजी हमारी। ये है मेरा आज 5वां वीडियो। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों तक पहुंचे। और ये डायग्राम याद रखिए जो मैंने आपको अभी बता दिया इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।